तेरे लिए एपिसोड 19। नाउ आई एम द किंग। कहानी अब तक रणविजय ने अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रख लिए और रिलैक्स होकर कहा, नजर कैसे आएंगे वो सब भटकती आत्माएं जो हैं। कहीं की तो डर से आंखें बड़ी हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, आत्माएं मतलब भूत। आत्माएं मतलब भूत। कुछ वक्त पहले यहाँ 4 लड़कों का मर्डर हो गया था, तो अब उनकी आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। फिर धीरे धीरे कहीं की तरफ बढ़ते हुए, और लोगों को वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन खूबसूरत लड़कियों को वो बिल्कुल नहीं छोड़ती। कहते हुए रणविजय कहीं की तरफ झुकने लगा और उसने कहीं की सीट भी एडजस्ट कर दी थी, जिस वजह से कहीं भी लेट गई थी। लेकिन उसका ध्यान तो रणविजय की बातों पर था। उसे पता ही नहीं चला कि रणविजय ने कब उसकी सीट एडजस्ट कर दी। रणविजय की बातों को सुन कहीं के चेहरे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें आने लगी, और रणविजय उसकी आंखों में डर साफ देख पा रहा था। मन ही मन उसे हंसी भी आ रही थी कि कहीं उसके मजाक को समझ ही नहीं पाती है, पर फिर भी उसने अपने फेस पर यह जाहिर नहीं होने दिया। रणविजय का फेस इस वक्त कहीं के चेहरे पर झुका हुआ था और उसकी नजर कहीं के कांपते होठों पर थी। अब आगे, लेकिन कहीं इतना ही कह पाई कि रणविजय ने अपने होठ कहीं के कांपते होठों पर रख उसे किस करना शुरू कर दिया। रणविजय के ऐसा करने से कहीं की तो आंखें बड़ी हो गईं। वो रणविजय के कंधे पर मारने लगी। रणविजय ने किस करते हुए ही कहीं के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कहीं अब पूरी तरीके से रणविजय के कंट्रोल में थी। वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। बस हल्की हल्की चूड़ियों और पायल का शोर वहां पर सुनाई दे रहा था। कहीं हमेशा ही हल्की सी पायल पहने रहती थी। कुछ देर बाद रणविजय ने कहीं के होठ छोड़ दिए। कहीं अब लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही थी और गुस्से से रणविजय को भी देख रही थी। पर रणविजय को न पहले कभी कहीं के गुस्से से फर्क पड़ता था और न अब पड़ने वाला था। उसने डेविल स्माइल के साथ कहीं की आंखों में देखा और कहा, बेबी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा डर दूर कर रहा था, ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? कहीं ने चिढ़ते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे कहा कि मेरा डर दूर करो, और तुम ही मुझे डराने के लिए ऐसी जगह लेकर आए हो? फिर मुंह बनाते हुए कहा, पहले खुद डराते हो और फिर डर दूर करने के नाम पर जबरदस्ती किस भी करते हो। कह उसने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। अभी कहीं ने अपनी बात पूरी की थी कि रणविजय ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, और जिससे कहीं सीधा रणविजय के ऊपर आ गई। इससे पहले कि वो रणविजय से दूर जा पाती, रणविजय ने उसे कमर से कसकर पकड़ लिया और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। कहीं अभी भी रणविजय से दूर हटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रणविजय ने उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, बेबी, ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू नो यू कांट गेट अवे फ्रॉम मी अनलेस आई वॉन्ट टू। फिर उसने उसकी नेक पर बाइट कर लिया। कहीं के मुंह से दर्द से आह निकल गई। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और परेशान ना करूं, तो चुपचाप सो जाओ, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैपन नेक्स्ट। कहीं भी जानती थी कि रणविजय सिर्फ धमकी नहीं देता, वो करता भी है। पर इस वक्त वो बहुत थक भी चुकी थी, इसलिए उसे कब रणविजय के सीने से लगे ही नींद आ गई, उसे पता भी नहीं चला। रणविजय को जब महसूस हुआ कि कहीं सो चुकी है, इसलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कहीं की नजदीकी को महसूस करने लगा। कुछ ही देर में उसे भी नींद के आगोश ने अपनी तरफ खींच लिया था। सुबह के करीब 4:30 बजे हल्के हल्के पक्षियों का चहचहाना सुनाई देने लगा था। उसी दौरान रणविजय का फोन रिंग करने लगा। एक दो रिंग की आवाज से ही रणविजय की नींद खुल गई। उसने अपना सिर उठाकर देखा, कहीं उसके सीने में सिमटी हुई सुकून से सो रही थी। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। उसे ऐसे देख रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसे अपने फोन का याद आया, जो रिंग करते ही जा रहा था। रणविजय ने जल्दी अपना फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ रुद्र की आवाज आई, हेलो रणविजय, मैं अपने रूम में हूँ, तुम सबके जागने से पहले कहीं को वापस ले आओ। रुद्र जानता था कि रणविजय कहीं को अपने साथ लेकर गया है, क्योंकि रणविजय ने रुद्र को पहले ही मैसेज करके बता दिया था। रणविजय ने सिर्फ इतना कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया।
रणविजय ने फिर कहीं से कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। जो दुनिया जहां से बेखबर रणविजय को हक किए सो रही थी। कहीं को ऐसे सोता देख रणविजय को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसके फोrehead पर किस किया और धीरे से उसे बगल वाली सीट पर सुला दिया। अभी दिन का उजाला नहीं हुआ था। रणविजय ने अपनी कार स्टार्ट की और रिजोर्ट के लिए चल दिया। कुछ ही देर में वो रिजोर्ट पहुंच गए। उसने गाड़ी के बाहर आकर कहीं की तरफ का डोर ओपन किया और उसका दुपट्टा सही किया जो उसके गले से हट गया था। रणविजय के सामने कहीं भले ही कैसे भी रहे पर वो नहीं चाहता था कि कोई कहीं को ऐसे देखे। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर चला गया। अभी भी सब सो रहे थे। किसी ने रणविजय को नहीं देखा। रणविजय कहीं को ऐसे ही अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में ले गया और डोर ओपन कर अंदर चला गया। उसने पैरों से डोर क्लोज किया और बेड की तरफ बढ़ गया। ये कहीं का रूम था जहां कहीं रह रही थी। सारिका अपने वाले रूम में ही सो रही थी। उसने कहीं को धीरे से बेड पर लिटाया जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। कहीं सोते हुए उसे बहुत क्यूट लग रही थी। रणविजय उसके गालों पर किस करने ही वाला था कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। रणविजय ने अपने फोन पर नजर डाली। जिस नंबर से नोटिफिकेशन आया था उसे देख रणविजय के फेस के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने नोटिफिकेशन ओपन किया और उसे देखते ही उसके फेस एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए। वो बालकनी की तरफ गया और एक नंबर डायल कर किसी से कुछ देर बात की और फिर फोन डिस्कनेक्ट कर वापस रूम में आया। उसने नजर भर कहीं को देखा जहां अभी उसके फेस पर सख्त भाव थे। कहीं को देखते ही वो सॉफ्ट हो गए। उसने आगे बढ़कर कहीं के गाल पर किस किया और रूम से बाहर चला गया। सुबह के 7 बजे कहीं की नींद खुली। सबसे पहले उसकी नजर अपने रूम की सीलिंग पर गई। तभी उसे रात को जो हुआ था सब याद आ गया। वो झटके से उठ बैठी। उसके चूड़ियों की खनखनाहट उस रूम में गूंजने लगी थी। उसने इधर उधर देखा तो उसने अपने आप को अपने रूम में ही पाया। तब जाकर उसने एक चैन की सांस ली। लेकिन तभी उसने सोचा, मैं रूम में कैसे आई? मैं तो रणविजय की गाड़ी में थी। कहीं रणविजय ही तो मुझे। फिर उसने कुछ सोच अपना सिर झटका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम में जाकर वो फ्रेश होकर बाहर आई। करीब 2 घंटे बाद सारिका की विदाई की सारी तैयारियां हो गई थी। बाकी सब ने अपना सामान भी पैक कर लिया था और सर्वेंट से कहकर उन्हें गाड़ियों में भी रखवा दिया था। अनीता जी बार बार रणविजय को कॉल लगा रही थी लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। हार कर उन्होंने रुद्र से पूछा, रुद्र क्या तुम्हें रणविजय का पता है कि वो कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं है और अब वो अपना फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। रुद्र जानता था कि रणविजय किसी काम से मुंबई गया है और 3-4 दिन वापस ही बाद में आएगा। और किस काम से गया है रुद्र ये भी जानता था, लेकिन वो अनीता जी को सच नहीं बता सकता था। उसने उन्हें अधूरा सच बताने का सोचा और कहा, बड़ी माँ, रणविजय को मुंबई वाली फैक्ट्री का अर्जेंट काम आ गया था तो उसे आज सुबह जल्दी ही जाना पड़ा। वैसे वो मुझे बताकर गया है और 3-4 दिन में वापस भी आ जाएगा। अनीता जी ने रुद्र की बात सुनकर कहा, ये लड़का भी ना, इसे बस काम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। बस इसकी जिंदगी में भी कोई लड़की आ जाए जो इसे थोड़ा बांध कर रखे। अनीता जी की बात सुनकर रुद्र ने मन ही मन सोचा, आ गई बड़ी माँ, आ गई। बस एक बार वो अपनी फीलिंग को समझ ले, क्योंकि रणविजय जिसे जिद और जुनून का नाम दे रहा है वो तो उसका प्यार है कहीं के लिए। रुद्र को अपने ख्यालों में गुम देख अनीता जी ने कहा, अब तुम किस ख्याल में खो गए? चलो जल्दी रेडी हो जाओ, सारिका को घर लेने जाना है या नहीं? अनीता जी ने लास्ट की लाइन रुद्र को छेड़ते हुए कही, जिससे कि रुद्र शर्मा गया। कुछ ही देर में सारिका की विदाई भी हो गई। महेश जी और निर्मला जी ने भीगी पलकों से अपनी लाडली बेटी को विदा किया तो वहीं कहीं सारिका के गले लगकर खूब रोई। सारिका के विदा होते ही सभी अपने अपने घर के लिए चल दिए। आर के बिला रणविजय की गाड़ी बिला के अंदर आई और वो अपनी गाड़ी से निकल बिला के अंदर आया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जूतों का शोर पूरे बिला में गूंज रहा था। अपने रूम में आकर सबसे पहले उसने शावर लिया और रेडी हो गया। उसने एक ब्लैक सूट पहना था। उसके अंदर की शर्ट भी ब्लैक थी।
थोड़ी देर में वो अपनी स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसने स्टडी रूम का डोर लॉक किया और एक बुक शेल्फ की तरफ बढ़ गया। उसने उस बुक शेल्फ से एक बुक उठाकर उसके पीछे के बटन को प्रेस किया तो वो बुक शेल्फ एक डोर में बदल गया। वो डोर एक पासवर्ड से लॉक था। रणविजय ने पासवर्ड डाला तो डोर एक साइड खिसक गया। ये था एक सीक्रेट रूम जिसमें सिर्फ रुद्र या रणविजय ही जा सकते थे। उस विला में काम करने वाले सर्वेंट भी इस बारे में नहीं जानते थे। इस सीक्रेट रूम में कई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और वेपन रखे हुए थे। रणविजय ने अपने फेस को मास्क से कवर किया और एक स्क्रीन के सामने जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में उस स्क्रीन पर एक शख्स नजर आने लगा। उसने आते ही रणविजय को ग्रीट किया। रणविजय ने भी उसे रिस्पॉन्स देते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, सारी तैयारियां कैसी हो गई हैं शेरा? रणविजय की बात सुनकर उस शख्स ने, जिसका नाम शेरा था, कहा, चीफ, आपने जैसा कहा था वैसा सब कुछ रेडी है, बस मछली भी करीब करीब जाल में फंस चुकी है। रणविजय ने कहा, ओके, मैं शाम तक उस जगह पहुंच जाऊंगा। यू ऑल बी रेडी फॉर द हंट। कह उसने एक बटन प्रेस किया और स्क्रीन ऑफ हो गई। फिर रणविजय ने अपनी रोलिंग चेयर को घुमाते हुए एक शैतानी हंसी के साथ कहा, बस कुछ कदम और, देन द बैट विल बी कंप्लीटली इन माई हैंड्स। कह रणविजय एक डेविल की तरह हंसने लगा। मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड करता है और उसका गेट ओपन होते ही करीब 8-10 बॉडीगार्ड बाहर आकर लाइन से खड़े हो जाते हैं। कुछ ही दिन में रणविजय आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए बाहर आया। इस वक्त उसका ऑरा काफी खतरनाक लग रहा था। उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड थे। उसका एक हाथ उसकी पॉकेट में था और दूसरे हाथ से फोन कान पर लगाए वो स्टेज से नीचे आ रहा था। उसके पीछे 2 और लोग ब्लैक सूट पहने और हाथ में ब्रीफकेस लिए पीछे पीछे आने लगे। रणविजय वहां खड़ी एक ब्लैक कार में बैठ गया और इसके साथ ही वहां खड़ी करीब 8-10 ब्लैक कार उस कार के साथ ही वहां से निकल गई। अब उसकी कार बाकी की गाड़ियों के साथ फुल स्पीड में मुंबई की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। इंदौर, महेश जी का घर। कहीं हॉल में निर्मला जी के साथ बैठी थी। निर्मला जी ने कहा, कहीं बेटा, कल सारिका की पगफेरे की रस्म है तो सारी तैयारियां करनी है। कहीं ने खुश होते हुए पूछा, चाची जी, दी यहाँ रहने कब आएगी? निर्मला जी ने हंसते हुए कहा, कल पगफेरे की रस्म के बाद हम कुछ दिन बाद सारिका को ले आएंगे। तुम चाहो तो तुम भी अपने चाचा जी के साथ जा सकती हो सारिका को लेने। कई को नहीं पता था कि रणविजय इस वक्त मुंबई गया हुआ है और 3-4 दिन तक नहीं आने वाला। वहां जाने की बात सुनकर कहीं को रणविजय और उसकी हरकतें याद आ गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं चाची जी, मैं नहीं जा सकती। फिर कुछ सोचते हुए, वो क्या है ना, शादी की वजह से मैं कई दिन से कॉलेज नहीं जा पाई, तो मुझे अपने नोट्स भी तो कंप्लीट करने हैं ना। कहीं एक ही सांस में बोल गई। निर्मला जी ने कहा, ठीक है, तुम फिर कभी और चले जाना। कहीं ने एक चैन की सांस ली। तभी निर्मला जी का फोन रिंग करने लगा और उन्होंने फोन रिसीव कर लिया। कहीं वहां से उठकर अपने रूम में आ गई। वो इस वक्त अपनी ही सोच में थी कि कल वो पगफेरे में रणविजय भी आया तो क्या करेगी। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसके फोन पर रूही का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देख कहीं के फेस पर स्माइल आ गई। आखिर रूही और कहीं ने शादी में काफी मस्ती भी तो की थी। उसने बेड पर बैठते हुए एक पिलो को अपनी गोद में रखा और फोन पर बात करने लगी। कहीं चहकते हुए, हेलो रूही। दूसरी तरफ से रूही, हेलो कहीं, कैसी है? कहीं, मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ, कल आ रही हो ना? रूही ने कहा, हाँ, मैं भी कल सबके साथ आ रही हूँ। कहीं ने कुछ सोचते हुए रूही से पूछा, रूही, तुम्हारी फैमिली से सब आ रहे हैं? रूही ने कहा, हाँ, हम सब आ रहे हैं, बस रणविजय भाई को छोड़कर। वो किसी काम से कहीं गए हैं तो 4-5 दिन बाद आएंगे। कहीं को यही तो सुनना था, पर वो डायरेक्ट रूही से पूछ नहीं सकती थी, पर रूही ने खुद ही बता दिया। कहीं तो खुशी के मारे बेड पर कूदने लगी। दूसरी तरफ से रूही ने कहा, कहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं रूही, मैं बहुत खुश हूँ कि कल हम मिलने वाले हैं, वो भी पूरे 2 दिन बाद। कहीं ने अपनी असल खुशी का कारण बताया नहीं, बस चुपचाप मन ही मन खुश होने लगी। रूही ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ कहीं, काश तुम भी हमारे साथ ही घर में रहती। काश रणविजय भाई तुमसे शादी कर ले तो तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए हमारे घर रहो। सुनकर तो कहीं, जो अभी खुशी से नाच रही थी, रूही की बात सुनकर उसकी सारी खुशी हवा हो गई।
उसने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, और मेरा इतना भी मन नहीं करा तुमसे मिलने के लिए। गुड नाइट कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रूही बेचारी अजीब तरीके से फोन को देख रही थी और सोच रही थी, इसे क्या हुआ। कहीं ने फोन डिस्कनेक्ट कर अपने बेड पर ही फेंक दिया और अपने टेडी को पकड़ पीटने लगी, जैसे कि वो टेडी नहीं बल्कि रणविजय हो। और कब उसे ऐसे ही नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। मुंबई, घना जंगल, उसमें बना एक हिडन बेसमेंट। वैसे ऊपरी तौर पर वो जगह देखने में झाड़ियों से भरी जमीन लगती थी, और कोई उस जगह को देखकर सोच नहीं सकता था कि उस जमीन के नीचे काफी बड़ा बेसमेंट बना हुआ है, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग आराम से आ सकते हैं। उसी बेसमेंट में एक बड़ी चेयर पर एक खतरनाक ओरा वाला शख्स किसी किंग की तरह बैठा था। सिर्फ हल्की सी रोशनी में उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। उस जंगल में आसपास से हल्के हल्के जानवरों की आवाज भी आ रही थी। उस शख्स की आंखें बहुत डरावनी थी। उन आंखों को जो भी देखे तो इस आंखों की तपिश से अंदर तक सिहर जाए। जिस चेयर पर वो शख्स बैठा था उस चेयर की हेड पर एक शेर की दहाड़ती हुई मूर्ति भी बनी हुई थी। कुछ लोग हाथ बांधे उसके आसपास खड़े हुए थे। सबकी नजरें झुकी हुई थी। कहाँ है वो? उसकी सर्द आवाज वहां पर गूंज उठी। तभी दो हट्टे खट्टे आदमी वहां एक शख्स को पकड़कर ले आए। उस आदमी के हाथ बंधे हुए थे और उसे देखकर लग रहा था उस आदमी को बहुत टॉर्चर किया गया है। उस आदमी को घुटनों के बल बैठा दिया गया। उस आदमी ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग हूं मैं, और मैं ही रहूंगा। मेरे आदमी जल्दी तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। जो शख्स इस वक्त चेयर पर बैठा था वो थोड़ा आगे झुका। अब उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो कोई और नहीं, रणविजय रॉय कपूर था, जो इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल थी। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे आदमी तुम्हें बचा लेंगे? हाँ, तुम अपनी जिन आदमियों की आस लगाए इस वक्त मुझे चैलेंज कर रहे हो ना, उन्हें तो कब का मेरे बॉडीगार्ड ने मारकर नरक में भी भेज दिया है, और जो थोड़े बहुत बच भी गए हैं वो सब मेरे हाथों बिक गए हैं। वैसे चिंता मत करो, उनसे कुछ काम निकलवाने के बाद उनका भी काम तमाम कर दिया जाएगा, क्योंकि धोखेबाज लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो आदमी रणविजय की बात सुनकर बौखला गया और बोला, तो मुझे क्यों जिंदा रखा है? किल मी टू। बड़ी जल्दी तुझे मरने की सूझने लगी? रणविजय ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए कहा। फिर एक रूथलेस स्माइल के साथ कहा, पर तुझे इतनी भी आसान मौत नहीं दूंगा। चैलेंज किया था ना तूने मुझे कि मैं अंडरवर्ल्ड का किंग बनकर दिखाऊंगा। ले, बन गया मैं किंग। छीन ली तेरी पोजीशन तुझसे। नाउ आई एम द किंग, द अनग्राउंड किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। हा 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 कहकर रणविजय एक डेविल की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसके हंसी की आवाज से आसपास के सभी बॉडीगार्ड भी थरथर कांपने लगे थे। फिर अपना फेस उस बंधक बने हुए शख्स के सामने करके उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि आगे से कोई भी रणविजय रॉय कपूर को चैलेंज करने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन 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 वीरेंद्र प्रताप रनावत, तुझे एक मौका तो जरूर दूंगा बचने का। जी हाँ, उस आदमी का नाम वीरेंद्र प्रताप रनावत, जो सालों से अंडरवर्ल्ड का किंग बना हुआ था, लेकिन इस बार उसने रणविजय से पंगा ले लिया और उसे खुले तौर चैलेंज कर दिया। और ये चैलेंज की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी, अपनी पोजीशन गंवाकर। रणविजय ने अपने आदमियों से कहा, इसे बाहर लेकर आओ। क्या वो वहां से उठकर निकल गया। कुछ देर में वीरेंद्र प्रताप रनावत बाहर खुले मैदान में खड़ा था। उसके हाथ खुले हुए थे और सामने रणविजय खड़ा था। रणविजय ने अपना कोट उतार दिया था। रणविजय ने उसे चैलेंज करते हुए कहा, तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, या तो मुझे मार दो और अपनी पोजीशन दोबारा पा लो, वरना मैं तो तुम्हें मार ही दूंगा। सो गाइस, आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा है स्टोरी में। कुछ रोमांस होगा, कुछ फाइटिंग सीन भी आने वाले हैं। सो आई होप स्टोरी आपको पसंद आ रही है। सो क्या होगा आगे रणविजय और कही की लाइफ में जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट इंक पर, मेरे कही के साथ हमारी स्टोरी तेरे लिए पर। थैंक यू।